हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में उसमें हमारा चल रहा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। तो हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं या कला के ऐसे सिद्धांत जो यूज़ किए जाते हैं लगभग हर एक चीज़ में, यानी कि किसी चीज़ का हम निर्माण करते हैं, चाहे उसमें वस्त्र निर्माण हो या किसी और चीज़ की हम निर्माण करते हैं, तो उसमें लगभग इन्हीं सिद्धांतों को यूज़ किया जाता है, यानी इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तो इसमें था हमारा, मैं आपको दो सिद्धांत बता चुकी हूँ पहले, प्रपोर्शन और बैलेंस। हिम्पैसिस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसके ये अभी अनकम्प्लीट था तो मैं इसको आपको यहीं से बताऊँगी। हिम्पैसिस वस्त्र के डिज़ाइन को अधिक रुचिकर व अधिक आकर्षक बनाने में बल का उपयोग होता है, यानी कि एक फोकस पॉइंट लिया जाता है। गुणात्मक वस्तुओं के उपयोग सज्जा में अधिक हो उस वस्त्र पर आंखें ठहरती नहीं हैं। इसका मुख्य कारण सज्जा में केंद्र की कमी होती है, यानी कि एक ऐसे फोकस पॉइंट की या एक ऐसे सेंटर की कमी है वहाँ पर। तो वेशभूषा पर एक आकर्षण डिज़ाइन के चारों ओर सादे पृष्ठभूमि होने से उसी डिज़ाइन पर ठहरी रहती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि मान लीजिए अगर कोई आप किसी भी ड्रेस को अगर पूरा प्रॉपर तरीके से सजा दिया जाए, भर दिया जाए, उसमें बहुत सारी एसेसरीज़ ऐड कर दी जाए, तो वो इतना अट्रैक्टिव या उसमें इतना बल नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम से अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो उसमें एक ऐसा फोकस पॉइंट आपको डालना होता है कि जो सामने वाला जो देख रहा है उसकी जो नज़रें हैं वो एकदम से उस फोकस पॉइंट पर टिके। तो उसको उस फोकस पॉइंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके चारों ओर बहुत कम अट्रैक्शन की चीज़ें ऐड की जाती है, या जो कम आकर्षित लगे वो ऐड की जाती है। तभी व्यक्ति का ध्यान उन कम आकर्षण वाली चीज़ों से हट करके एक जो फोकस पॉइंट आपने दिया हुआ है किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी ड्रेस में, तो वो जो निगाहें हैं उन कम अट्रैक्शन वाली चीज़ों से हट करके जो अट्रैक्शन की चीज़ है या जो आपका फोकस पॉइंट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो किसी भी चीज़ को अगर अट्रैक्टिव दिखाना है तो उसके इर्द गिर्द या साइड में कम अट्रैक्शन की चीज़ें या कम सुंदर चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। तभी व्यक्ति उस जो रियल में आपने चीज़ क्रिएट की है या डिज़ाइन बनाया है उस पर तभी आंखें ठहरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए अगर आप कोई कुर्ती बनाते हो तो उसका अगर नेक मान लीजिए अगर आप पूरा एम्ब्रॉयडरी कर दो उसके ऊपर, तो वो इतना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो हर जगह से इक्वल हो गया, उसके हर पूरे फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी ही एम्ब्रॉयडरी है। तो क्या हो गया, वो एकदम नॉर्मल निगाहें गई, एम्ब्रॉयडरी है ठीक है, लेकिन वो इतना अट्रैक्शन वाला पॉइंट नहीं निकला वहाँ पे। अगर इसी के अपोजिट आप अगर करते हो कि सिर्फ उसके नेक पे इतना अच्छा वर्क कर दो, ज़रूरी नहीं है एम्ब्रॉयडरी ही की जाए, एम्ब्रॉयडरी के अलावा अगर आप उसके ऊपर कोई भी वर्क कर दो, कोई अच्छी सी एसेसरीज़ ऐड कर दो, फ्रिल ऐड कर दो या पैच वर्क कर दो, या बहुत सुंदर थ्रेड के थ्रू एम्ब्रॉयडरी ही की जाती है, तो क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी वो जो चीज़ है वो एकदम अट्रैक्शन बनती है कि आपका पूरा कुर्ती एकदम प्लेन है लेकिन आपका नेक वर्क बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, तो देखने वाले की जो निगाहें हैं वो आपकी नेक के ऊपर जाएंगी। तो इस तरीके से एक फोकस पॉइंट या एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाया जाता है, ठीक है। तो गोल्डस्टेन के अनुसार बल कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग दृष्टिपात करती है, यानी किसी लिखा गया है ये, तो और उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य वस्तु पर दृष्टिपात करती है। यानी कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि जो आपने बनाया है फोकस पॉइंट, उस पे आंखें केंद्रित होती हैं, और उसके बाद यानी कि जो आपके उसके बाद महत्व के क्रमानुसार अन्य वस्तुओं पर आपकी आंखें या देखने वाले की व्यक्ति की आंखें ठहरती है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट रिदम।
तो देखिए, जिस प्रकार प्रकृति में उत्पन्न होने वाली गति, पक्षियों का चहकना, नदी का बहना और वायु का चलना आदि से गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारी आँखें घूमती है तथा लय उत्पन्न होती है, वस्त्र सज्जा में लय उत्पन्न करके ही सुंदरता व आकर्षण लाया जाता है, यानी कि एक तरह की रिदम यानी कि लय। तो देखिए, लय जैसे पक्षियों का चहकना, ये भी एक लय है, यानी कि गति में है। ये नदी का बहना, उसमें भी एक रिदम है। वायु का चलना, इसमें भी एक रिदम है, इसमें भी यानी एक लय है। तो यानी ये चीज़ें गति कर रही हैं। तो जब व्यक्ति इनको देखता है, नदी का यानी कि एक तरीके से मान लीजिए नदी का बहना यानी कि पानी चल रहा है, तो जब व्यक्ति देखता है तो उसकी आंखें क्या करती है, उस पानी के ऊपर गति करती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही जगह देखे जा रहा है। जब व्यक्ति पानी को देखता है तो उसकी आंखें उस चीज़ के ऊपर गति करती है, यानी कि वो इधर उधर देखती है उस चीज़ को। या चिड़ियों का चहकना या वायु का चलना, ये सब क्या है, ये सब गति यानी रिदम उत्पन्न करती हैं। तो जिसके ऊपर हमारी आंखें क्या करती हैं, हमारी आंखें घूमती है या हमारी आंखें उस चीज़ के ऊपर चलती हैं। तो इसी तरह वस्त्र सज्जा में लय उत्पन्न करके ही सुंदरता व आकर्षकता लाया जाता है। यानी कि ये एक सिद्धांत है कि इसमें किसी भी चीज़ में डिज़ाइन हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसमें भी यानी कि वस्त्र निर्माण का कार्य है, उसमें भी एक तरह की रिदम का होना ज़रूरी है। तो क्रेग और रश के अनुसार कला में लय का अर्थ है रेखा स्वरूप या रंग द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था जिस पर आंखें यात्रा करती है, लय गति से संबंधित होती है। यानी कि कहा गया है कि जो लय होती है यानी रिदम, वो गतिशील होती है, यानी वो गति करती है, तो गति से संबंधित होती है। और रेखा स्वरूप या रंग द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था जिस पर आंखें यात्रा करती है, यानी कि आपने यानी इसमें रेखा से लाइनिंग का एक तरीके से अरेंजमेंट हो, या इस तरीके से आपने उनको मैनेज करके कोई डिज़ाइन या शेप बनाई हो। जैसे होता है ना, जियोमेट्रिकल शेप होती हैं, तो उसमें कोई भी एक तरीके से शेप जो होती है, देखने वाले व्यक्ति की जो आंखें होती हैं वो उस डिज़ाइन की तरफ घूमती रहती है, क्योंकि जियोमेट्रिकल शेप ही इस तरह की होती है। या रंग द्वारा कोई भी चीज़ बनाई जाए, या यानी कि उसमें कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिया जाए, तो जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी या इतना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया जाए कि देखने वाला व्यक्ति उस चीज़ की तरफ देखे जा रहा है, या आंखें उसकी उस डिज़ाइन के ऊपर यात्रा कर रही हैं। या मान लीजिए आप फ्री हैंड प्रिंटिंग करते हो, या कोई आपने फ्री हैंड डिज़ाइन बनाया हो, तो उसमें क्या होगा, आपने कलर को इस तरीके से लिया है कि देखने वाले का जो नज़रिया है या जो देख रहा है व्यक्ति, वो सिर्फ एक डिज़ाइन के ऊपर नहीं है उसकी आंखें, वो प्रॉपर डिज़ाइन को देख रहा है, यानी कि उसकी आंखें उस डिज़ाइन के ऊपर यात्रा कर रही है या गति कर रही है। तो मान लीजिए गति से रिलेटेड है कि मान लीजिए आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया है किसी भी फैब्रिक के ऊपर, या मान लीजिए जिस तरह की लीव्स होती है, हमारी बेल होती है ना, तो अगर आप बेलों को निकालते हो तो वो सीधी नहीं होती, वो हमेशा घूमती हुई होती है। या फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे नीचे गिरे हुए होते हैं, कुछ खिले हुए होते हैं, तो इस तरीके से डिज़ाइनिंग बनाई जाती है, तो जिससे कि एक तरीके से हमारी आंखें यात्रा करती हो, या कोई फैब्रिक आपने इस तरीके से बनाया हो, इस तरीके से उसको स्टिच किया हो कि देखने वाला सिर्फ उसकी एक चीज़ को ना देख करके अपनी आंखें उस पूरे फैब्रिक पर या उस पूरे गारमेंट पर घुमा देता है, यानी कि उसकी आंखें उस चीज़ के ऊपर गति करती है। लास्ट आता है हमारा हार्मनी यानी एक रूपता। तो एक रूपता लाने के लिए परिधान के सभी आयाम एक समान रखे जाते हैं। सरल रूप में रेखाएं, आकार, रंग तथा बनावट के उपयोग में परिधानों में एक रूपता लाई जाती है। एक रूपता लाने के लिए रेखाओं, आकारों की सहायता लेनी होती है, और बनावट में विरोधाभास लाने के लिए
खुरदुरे व मोटी बनावट के साथ नरम, सूक्ष्म व कोमल वस्त्र का उपयोग करने में विषमता आ जाती है। यानी कि एक रूपता लाने के लिए परिधान के सभी आयाम एक समान रखे जाते हैं, यानी कि हर एक चीज़ को एक नॉर्मल बैलेंस में रखा जाता है। उसमें लाइनिंग, हमारा शेप्स, हमारे कलर कॉम्बिनेशन, हमारा टेक्सचर, हमारी डिज़ाइनिंग, सबको एक सीक्वेंस में या एक इस तरीके से रखा जाता है कि सब में एक रूपता बनी रहे, सब में एक हार्मनी बनी रहे, यानी कि सब में एक बैलेंस बना रहे। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो या कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम ना हो, सब में यानी कि जो सबको मिल कर के, यानी हमारी लाइन, हमारी शेप, हमारा कलर, हमारा टेक्सचर, हमारा डिज़ाइन, सब मिल के एक प्रॉपर बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। तो गोल्डस्टेन के अनुसार एक रूपता कला का वह सिद्धांत है जिसमें विचारों एवं अनुरूपता के चयन और व्यवस्था द्वारा एकता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, यानी कि सारी चीज़ों को इस तरह से बनाया जाता है कि सब में एक रूपता बनी रहे और कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नज़र ना आए। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल था। तो जो उसके आगे का हमारा टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।